हम लोग करंट अफेयर्स की कक्षा में हैं और जून के महीने को देखेंगे। जून 2024 राष्ट्रीय परिदृश्य माने देश के भीतर राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, खेल खिलाड़ी, विज्ञान, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उन सब के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। विज्ञान में एक आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र, उसी तरह से आपका सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल रुद्रम, ये सब विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऑपरेशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन, वो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि डेजर्ट साइक्लोन भारत ने किस देश के साथ किया, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अभी हाल में आ जाइए, अभी हाल में FMR फ्री मूवमेंट जो पॉलिसी थी एक देश के साथ, जैसे अभी हम लोग नेपाल में जाते हैं किसी तरह की वीसा की जरूरत नहीं पड़ती है, हम भूटान में जाते हैं किसी प्रकार की वैदेशिक फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से म्यांमार भी था, लेकिन म्यांमार के साथ हमने उस तरह की सुविधाओं को समाप्त करने का फैसला किया है। पूछा भी जाएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ FMR पॉलिसी के तहत या मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में पहल की है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, क्या मारिएगा? म्यांमार पे मारिएगा, क्योंकि म्यांमार पे इसीलिए कि अभी कुछ महीने पहले म्यांमार में आंतरिक विरोध की स्थिति थी, विद्रोह की स्थिति थी, अशांति की स्थिति थी। मणिपुर, और उसके लिए मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य थे जो म्यांमार से सहायता प्राप्त कर रहा था। अंत में मणिपुर का हमने फेंसिंग किया। फेंसिंग मतलब उसको बाराबंदी की। आपकी जानकारी में है कि म्यांमार से हमारे 4 उत्तर पूर्वी राज्य अटैच्ड, मुक्त आवाजाही थी। म्यांमार में नारकोटिक्स स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, गांजे, चरस और जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं उसकी खेती भी होती है, और ऐसी खेती हमेशा राजकीय भूमि पे ही होती है, क्योंकि मुकदमे की जब चलाने की बात आती है तो मुकदमा किस पे चलेगा? सरकार पर। और राजकीय भूमि पर जो खेती होती है वो स्थानीय मुखिया के संरक्षण में होता है। तो स्वाभाविक है कि जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी उस आलोक में सरकार ने विचार किया और म्यांमार के साथ हमारी मुक्त आवाजाही को समाप्त करने का फैसला किया। ये सब ऐसे तथ्य हैं जिस पर नजर रखिए। राष्ट्र के भीतर जो भी घटित हो रहा है, देश की सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो सब राष्ट्रीय प्रदेश के तहत आता है। ठीक है कि नहीं? 10 दिवस, अभी महालोनविस का नाम आप लोगों ने सुना था योजना में। किस योजना में? दूसरी योजना में। और दूसरी योजना में महालोनविस के ही जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। वो आपने पढ़ा था, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इस तरह के कई तथ्य आपके अगल बगल से गुजर गए, आपने उसे ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रीय प्रदेश में इसलिए मैं कहता भी हूं कि राजनीतिक घटना से लेकर और आर्थिक, वैज्ञानिक, संवैधानिक, खेल खिलाड़ी, जो भी घटनाएं हो रही हैं देश के भीतर, उन सब पर आपको ध्यान रखना है। विश्व के घटना को वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे। अभी कुछ महीने पहले, पिछले महीने ही एक वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन हुआ, बड़ा चर्चित शिखर सम्मेलन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। कहां हुआ वो? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुए। तो उसको हम लोग कहां रख देंगे? उसको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रख देंगे कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां हुआ, तो दुबई में हुआ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक INS सागर धोनी की बात कर रहा था। मैंने इस तरह का INS, किसी का भी जल अवतरण हो या कोई भी इंट्रोड्यूस किए जाए नौसेना
या अन्य सेना में, तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली वो है क्या, किसने तैयार किया। जैसे आईएनएस सागर ध्वनि को कलकत्ता का गार्डन रीच ने तैयार किया है, कलकत्ता के गार्डन रीच ने तैयार किया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गार्डन रीच कहां है, तो गार्डन रीच जलपोत का मुख्यालय कहां है, तो कलकत्ता है। तो इस तरह के तथ्य आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या होते हैं, मायने रखते हैं। कहीं कोई महिला राष्ट्रपति बन जाती है, महिला प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वह वैश्विक संदर्भ में। कहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, वो आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में है। कहीं सत्ता परिवर्तन हो जाता है किसी महत्वपूर्ण देश में, जैसे अभी ब्रिटेन में हुआ, वो आपके लिए आपकी परीक्षा के दृष्टि से हो। तो जुलाई महीने का है तो जुलाई में पढ़ेंगे, अभी तो हम जून को पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। और ये एक ऐसी कक्षा है कि जिसमें 50-60% बात आप पूर्व से ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऑपरेशन डिजर्ट साइक्लोन आरंभ किया। टिक लगा दीजिए। दूसरा, अभी मैं सुबह के सत्र में भी इस बात की जानकारी दे रहा था कि 1898 में एक पोस्टल एक्ट बना था। कब बना था वो पोस्टल एक्ट? 1898 में एक पोस्टल एक्ट बना था। इस पोस्टल एक्ट को हमने निरस्त कर दिया और एक नया पोस्टल एक्ट बनाया 2023 में, और जिसे हम 18 जून 2024 को लागू कर दिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1858 के पोस्टल अधिनियम को लिखेंगे। 1858 के पोस्टल अधिनियम को, पोस्टल डाकघर अधिनियम, हिंदी में उसको कहते हैं डाकघर, अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टल। डाकघर अधिनियम को 2023 डाकघर अधिनियम के द्वारा निरस्त कर दिया गया। 2023 डाकघर अधिनियम के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया, और इस नए अधिनियम को उसे निरस्त कर दिया गया, और इस नए अधिनियम को 18 जून 2024 से क्रियान्वित की गई। या लागू की गई। इस 18 जून को याद करके रख लेना है, दोनों याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके एसएससी के संविधान में भी पूछ सकता है कि 2023 का डाकघर अधिनियम ने किसको रिप्लेस किया। ये पूछा जा सकता है संविधान में। करंट भी हो गया, ये विपदा भी है, संविधान भी है, ठीक है कि नहीं। और इसे कब से लागू किया गया, तो ये तो करंट है, तो कंप्लीट करंट है। कब से लागू हुआ? 18 जून 2024 से। उसी तरह से
आपका आत्मघाती ड्रोन है, काफी चर्चा में है, जिसकी पहली खेप पहुंची है, उसका नाम है नागास्त्र। क्या नाम है? नागास्त्र। तो दे देगा, लिखिएगा आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1, नागास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को प्राप्त हुई। की पहली खेप भारतीय सेना को प्राप्त हुई। पहली खेप भारतीय सेना को प्राप्त हुई। उसी तरह से है आपका, और उसका नाम है रुद्रयम। रुद्रयम, ये जो रुद्रयम है, ठीक है, 2, ये रुद्रयम 2 क्या है? ये रुद्रयम 2 एक मिसाइल है, और ये मिसाइल कहां से कहां मार करती है? आकाश से पृथ्वी पर, आकाश से पृथ्वी पर चलेगा, हवा से सतह पर, हवा से सतह पर, आकाश से पृथ्वी पर यह मार करेगा। चर्चित शब्द क्या है? यह विज्ञान तकनीकी उपलब्धि है, तो लिखेंगे रुद्रयम 2, हाल ही में चर्चित। रुद्रयम 2 हाल ही में चर्चित। रुद्रयम 2, रुद्रयम 2, रुद्रयम 2 आकाश से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। आकाश से सतह पर, आकाश से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। आकाश से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, क्या है? एक मिसाइल है। कहां से कहां? आकाश से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। नेक्स्ट, एक आर्टिकल 87 अभी चर्चा में आया। क्यों चर्चा में आया बताइए कोई आदमी? आर्टिकल 87 चर्चा में आया, बताइए। मनुष्य लोग जो होंगे, अमित झा बताइए, और कौन बताएंगे? बताओ। वही ना कहते हैं, जागरूकता ही नहीं है। आर्टिकल 87 अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इसका संबंध किससे है? ये आर्टिकल 87 से है। तो लिख देंगे 87 का, अनुच्छेद 87 का संबंध, अनुच्छेद 87 का संबंध राष्ट्रपति के अभिभाषण से है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से है, अभिभाषण से है। जब संयुक्त सत्र में, जब संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों के ऊपर, संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर, सरकार की उपलब्धियों के ऊपर बल दिया। ठीक है, अब सुनो, पर बल दिया, अब सुनो ना पहले। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति ने आपसे पूछेगा कि भारत में औद्योगिक कॉरिडोर तो आपने पढ़ा है, लेकिन 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। ये 2 डिफेंस कॉरिडोर कहां बन रहा है? ये 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक बन रहा है उत्तर प्रदेश में, दूसरा बन रहा है तमिलनाडु में। इसको याद रखिएगा। पहले राष्ट्रपति ने पीएम सूर्य घर योजना के ऊपर प्रकाश डाला।
राष्ट्रपति ने सुकन्या समृद्धि योजना पे प्रकाश डाला। क्यों पूछेगा परीक्षा में सुकन्या समृद्धि? इसीलिए कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की। क्यों पूछेगा पीएम गति शक्ति योजना? क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की। क्यों पूछेगा पीएलआई स्कीम? कल भी पढ़ाया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, इसलिए पीएलआई स्कीम परीक्षा में पूछेगा। ठीक है कि नहीं? क्यों पूछेगा? जो भी परिचर्चा अभिभाषण के दौरान, अभी किसान सम्मान निधि योजना में उन्होंने कहा कि 3.20 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया है। मतलब सरकार की उपलब्धि, सरकार तो स्वयं है, संवैधानिक प्रधान सरकार की कौन है? राष्ट्रपति है। और सरकार ने जो भी किया है, उन्होंने अपने अभिभाषण में पीएम गरीब कल्याण योजना के ऊपर बल दिया, आयुष्मान भारत योजना के ऊपर बल दिया, पीएम स्वनिधि योजना पे बल दिया। ये सारी योजना के विषय में अभी मैं बता रहा था कि ये सब जितनी चर्चित योजना है और जिसकी चर्चा राष्ट्रपति कर दे। अभी विश्व सरकार कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहां हो गया? दुबई में। भारत सरकार ने अपने सरकार को कैसे बेहतर बनाया, आम लोगों तक पहुंचा, उसमें उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। डिजिटलाइजेशन सरकार तक पहुंचने का एक बहुत सबल माध्यम है और वह है डीबीटी। ट्रांसपेरेंसी लाने का, योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी लाने को, करप्शन को कम करने का एक सशक्त माध्यम क्या है? वो डीबीटी है, कंप्यूटर है, जैम। मैं 3 शब्द की जानकारी भी देता हूं। जनधन योजना, आधार योजना और मोबाइल योजना। मोबाइल, उसके द्वारा हम गरीबों की जीवन रेखा को, गरीबों की जीवन स्थिति को परिवर्तित कर दिए हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी योजना आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां पे जाने से पहले ये जो डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है, ये कौन से दो स्टेट में बन रहा है उसको याद रखिए, तो नोट में लिखो। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि विगत 10 सालों में हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना बढ़ गई है और आज हम 21,000 करोड़ तक इसको पहुंचा दिए हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट को। हम जब ये डिफेंस कॉरिडोर बना लेंगे तो हमारी अपनी रक्षा की आवश्यकता का 70% यूपन्स, अस्त्र शस्त्र हम स्वयं तैयार करेंगे। एक समय में हमें विदेशों पे निर्भर रहना, हालांकि आज भी सिपुड़ी का एक रिपोर्ट है जो पिछले महीना का हम पढ़ाए थे कि आज भी भारत जो है सो शस्त्रों के आयात में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि हम उस आकार को कम कर रहे हैं और ऐसी पॉलिसी को बनाकर, इसमें एक डिफेंस कॉरिडोर भी है जो 2 स्टेट में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है, और याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जहां महिलाओं, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, बालिकाओं का पहला डिफेंस स्कूल खोला गया है, सैनिक स्कूल खोला गया है, और वह है वृंदावन। हाँ ठीक है, मैंने मथुरा ही में वृंदावन है, लेकिन यदि बेसिक लहरियासराय या दरभंगा तो लहरियासराय याद करो। ठीक है कि नहीं? देखते हो कभी कभी परीक्षा में तो लहरियासराय में कहा वो भी पूछ देता है। अभी एक परीक्षा हुई थी बीपीएससी की और उसमें तैरता हुआ सोलर पॉइंट्स कहां है? दरभंगा है, यही अपने आप में बहुत, लेकिन दरभंगा में कहां, वो परीक्षा में पूछा था। तो कोई चीज जानो तो थोड़ा सा एग्जैक्ट जान लोगे तो कोई हानि तो नहीं कर जाएगा। अब वृंदावन तो बहुत बड़ा है, कैदराबाद तो बहुत छोटा है, वृंदावन तो बाके बिहारी का क्या है, पूरा उनका धार्मिक केंद्र है। और ध्यान रखो, बाके बिहारी के आंखों में मत झांकना। ठीक है, बाके बिहारी की आंखों में झांकोगे तो फिर बाके बिहारी का ही बन के रह जाओगे। इसलिए जो भी झांकना है
वो बाके बिहारी से हटकर झांकना। आगे लिखो। अब ये अमित कह देगा कि सर मुझे आप में भी बाके बिहारी ही नजर आता है, तब तो फिर गड़बड़ा जाएगा बात। तो ठीक है, हाँ ठीक है, तुम भी कम बड़ा आध्यात्मिक नेता नहीं है। आगे लिखो। वृंद नहीं नहीं, अभी बड़े अच्छे थे। हाँ हाँ, गप 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 दे रहे थे ना, गप नहीं दे रहे थे। अच्छा, वृंदावन में थे तो लिख लेंगे। भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल, भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल, भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? खोले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस अभिभाषण के दौरान यह भी कहा कि भारत के प्रति विश्व का नजरिया बदल रहा है। अभी G7 की बैठक हुई, कहाँ हुई? इटली में, पुलवामा। और वहां पे प्रधानमंत्री ने जो वैश्विक संदर्भ की समस्या को ले, वैश्विक समस्या के संदर्भ में जो अपनी बातें की, उससे पूरा विश्व का ध्यान, औद्योगिक देशों का ध्यान आकृष्ट हुआ। हम अभी विश्व में किसी भी मंच पे जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से लड़ने का जो मैं उपाय किया हूं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसका मुख्यालय गुड़गांव, फ्रांस के राष्ट्रपति के सौजन्य से 2015 में एस्टेब्लिश्ड, आज उसका 100 सदस्य है और 100वां सदस्य पराग्वे है। वेरी गुड। 100वां सदस्य पिछले महीना में लिखाए भी थे कि 100वां सदस्य पराग्वे है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अभी मैं कहा कि महामहिम ने पीएम सूर्य योजना पे बल दिया। अब पीएम सूर्य योजना के माध्यम से हम सौर ऊर्जा को 1 करोड़ घर से जोड़ दिए हैं। ठीक है कि नहीं? तो उसके द्वारा भी हम ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। 40% आज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की हिस्सेदारी हो गई है। तेजी से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम जो भी मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं, उन सब के विषय में हम विश्व को परिचय भी करा रहे हैं और विश्व अपेक्षा भी करते हैं कि आप भी इस दिशा में ध्यान दिए। साथ ही मैंने यह भी कहा कि युद्ध भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और युद्ध के बाद भी संवादी होता है, वाद विवाद के बाद भी संवादी होता है। तो हम बेहतर है कि पहले ही संवाद क्यों न कर लें, क्योंकि युद्ध के माध्यम से मानव जाति प्रभावित होती है। पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रही है, मानव जाति भी प्रभावित हो रही है। तो यूक्रेन की समस्या, अभी रूस में हम थे। हम कौन? भारत के प्रधानमंत्री। हम कहां थे? अभी रूस में हम थे। कहां? तो कहता है भारत के प्रधानमंत्री। हम थे रूस में, और रूस के साथ हम कितने बिंदु पे समझौता कर रहे थे? 9 बिंदु पे समझौता कर रहे थे। और एक तथ्य भी मैंने बताया था कि विश्व का पहला तैरता हुआ, समुद्र का तैरता हुआ जो परमाणु संयंत्र है, वो किस देश में है? तो रूस में है। वो विविधा है, याद रखिएगा। करेंट तो है ही, विविधा भी है। 9 देशों के साथ फिर तुम्हारा मुंह खुला हुआ है। ऐसा लगता है कि हमको तुम कच्चे चबा जाएगा। ठीक है कि नहीं? आ रहा है मुंह खुलने का, आज व्यवस्था किए हुए हैं। ठीक है कि नहीं? समोसा छन रहा है, अब आएगा तब ना। गजब। हमको निर्देश सही मिला है कि वो है ना कि जब तक तेरी पायल बजेगी तब तक जो है सो गब्बर जिंदा रहेगा। नहीं, गब्बर जिंदा नहीं रहेगा तब तक। बीरू, जय बीरू वाला एक डायलॉग था ना कि बसंती, जब तक तेरी पैर चलेगी तब तक बीरू का सांस चलेगा। तो वही है, हमारे कमलेश जी ने भी यही कहा है कि सर जी, जब तक आपकी आवाज चलेगी तब तक समोसा छनता रहेगा। मूल में आ जाइए। खैर, नेक्स्ट में आ जाइए। कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। रूस चले गए थे। हम वहां नहीं ना थे। हम, अरे वो सब तो तथ्य, वो सब तो गप था, वो सब तो पचा लिए ना, हो गया।
पच गया, परीक्षा तक पहुंच गया तो कहां से कहां हम थे कि देश का नजरिया विश्व में बदल रहा है। हम G20 की बैठक किए पिछले बार नई दिल्ली में, वसुधैव कुटुंबकम। हमने इस बार भी G20 की बैठक करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, और वो देश कहां हो रहा है, वो ब्राजील में हो रहा है। अभी ब्रिक्स की बैठक हो रही है, कल भी उसके क्वेश्चंस को मैंने चर्चा में लाया था कि ब्रिक्स की बैठक हाल में कहां होगी, तो रूस में होगी। ब्रिक्स में कितने देश आज की तारीख में है? 10, पहले था 5। सब बातें कल हम शाम की कक्षा में आपके समक्ष कर रहे थे, देखिएगा तब ना। आप तो पहले लिखते हैं ए, फिर मार दी बी, हमने कहा वेरी गुड श्रुति, लिख देते हो बी, ठीक है। फिर हम कहते हैं श्रुति बी होगा, गलत बात, तो तुरंत चेंज करता लिखता है सी। मैंने एक ही साथ ये चारों डायलॉग दे डालता है अब जिसमें, इसलिए इसका हम अब देखते ही नहीं, हालांकि कभी कभी इसका तुक्का लग जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसी का आंसर आ जाता है बी। इसको ऐसा लगता है कि सर का अधिकांश आंसर बी होता है, उसको चारों उसका नहीं, कभी कभी सबसे पहले जो मारता है वो सबसे पहले मारता है, क्वेश्चन से पहले ही, ठीक है। सोच लिया मारना। अच्छा, एक और भी बात कि कक्षा यदि 9 बजे से शुरू होता है, 8:55 पे ही अगरबत्ती जला के बैठ जाता है, आप वहीं से शुरू करता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, शुरू कर देता है, डायलॉग देता है अंग्रेजी में ये, ठीक है। हाय पंडित, मूल में आ जाओ, नेक्स्ट। तो बड़े अच्छे जगह पे थे। G20 की बैठक हो रही है ब्राजील में। G20 की बैठक कहां हो रही है? ब्राजील में। और अभी मैंने आपके समक्ष रखा कि ब्रिक्स की बैठक होगी रूस में। ब्रिक्स की बैठक होगी रूस में। ये सभी तत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर को के संदर्भ में भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कहते ही है कि क्लास में सुनते रहोगे, और आधा पौन घंटा 1 घंटा की तो आपकी वीडियो भी रहती है, चली ही जाती है, उसको भी बीच में यदि भुला गए तो एक बार पलट करके कान में लगा के सो जाओ। अपने आप तुम्हारा ये ब्रिक्स, ये G20, ये G7 इतना बार सुनोगे कि गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो हमारे राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान, अभिभाषण में कौन सा अनुच्छेद है? अभिभाषण का संबंध है 87। उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार की उपलब्धियों की जो जिक्र की है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी परीक्षा में पूछेगा पीएम गति शक्ति योजना, आपकी परीक्षा में पूछेगा सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी परीक्षा में पूछेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जिस योजना की चर्चा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं कर दे, उस योजना को सबसे पहले क्या करो, घोर कर पी लो, नोट में लिख दो, नोट में लिख दो, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कॉमा पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम, पीएम सूर्य योजना। पीएलआई स्कीम कल पढ़े थे, आप नहीं थे। पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम, पीएम सूर्य योजना, 1 करोड़ परिवार तक हम पहुंचाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर नजर रखना है। समय समय पे हम हर चैप्टर में पढ़ाते ही रहते हैं, ठीक है। एक हेलो, हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है, कहाँ हो? हाँ बेटा, ठीक ठीक हो बेटा। मछली बिक गया, सब बिक गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिक गया, तुम लोग का बचा रह गया शायद कुछ मछली, ठीक है।
हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़े अच्छे बिंदु पे थे कि ऐसी योजनाओं पे विशेष नजर अभी रखना है, चूंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में इन योजनाओं को उपलब्धि के रूप में देखा है, तो स्वाभाविक है कि आप उस पर नजर रखेंगे। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि विश्व शिल्प परिषद विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया है। शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया है। शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया है। शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया। और श्रीनगर क्यों प्रसिद्ध है? हथकरघा के लिए, हैंडीक्राफ्ट, ये जो शाल और कई तरह का जो हैंडीक्राफ्ट आता है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? श्रीनगर। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दो, हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है श्रीनगर। तो आप पूछिएगा कि सर अभी तक विश्व शिल्प परिषद ने कितने शहरों को यह शिल्प नगरी का दर्जा दिया है? तो आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि अब तक 3 ही शहर को दिया है। सबसे पहले जयपुर को दिया था, ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे अब तक पूर्व में 3 ही शहर को अब तक पूर्व में 3 ही शहर को शिल्प नगरी का दर्जा दिया। शिल्प नगरी का दर्जा दिया, जैसे जयपुर, मैसूर और मामलपुरम, भागलपुरम नहीं, मामलपुरम। जयपुर, मैसूर और मामलपुरम पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मामलपुरम जो है पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नक्काशी समझते हैं ना? और यहां पर रथ मंदिर है पल्लव कालीन, जो पल्लव वंश ने बनाया था, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन ने। तो यहां लिख देंगे ये रथ मंदिर पल्लव शैली के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिर पल्लव शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मामलपुरम। याद करके रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। जयपुर किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो जयपुर कुंदन रजाई के लिए। कुंदन रजाई कैसा होता है? 250 ग्राम का होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। मैसूर जो है शीशम की लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि आप शीशम नहीं, चंदन की लकड़ी, क्योंकि चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कर्नाटक में, ठीक है कि नहीं? चंदन तस्कर रहता था एक बीरप्पन, हम लोग बचपन में सुनते थे, उस तस्कर का नाम बीरप्पन था, ठीक है, जिसको 4 राज्य की पुलिस तलाश कर रही थी। तब ना शाहरुख खान ने एक फिल्म में डायलॉग दिया कि डॉन को पकड़ना आसानी नहीं बल्कि नामुमकिन है। आ गया समझ आ गया, ठीक है। तो अभी हमें संदेशा मिला है कि आ चुका है, नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब राष्ट्रीय प्रदेश में है तो बिना संपूर्णता से बात किए तो अब हम जाएंगे नहीं, चाहे समोसा ठंडा हो जाए तो हो जाए, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, तो एक ही 2 है, ध्यान रखें। हाल ही में अग्निबाण रॉकेट का भी
अग्निबाण रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण किया गया। यह जून का ही महीना था कि जब 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री जी चुने गए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। और याद रखिएगा कि 15% हम अधिकतम सदस्य मंत्रिमंडल में रख सकते हैं। कौन बताएंगे कि कितनी महिला टोटल मंत्री है, मतलब कैबिनेट और मंत्री परिषद मिलाकर टोटल कितनी महिला है? तुम भी गधे निकले। हम पूछ रहे महिला कितनी है, तो कहता है 73। हम पूछ रहे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में कितनी महिला है? 7। 2 कैबिनेट में है और 5 मंत्री परिषद में है। मंत्री परिषद का एक छोटा सा भाग क्या है? कैबिनेट है, जिसमें 2 ही मेंबर महिला है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान, एक निर्मला सीतारमण और एक पटेल जी हैं, अनुप्रिया पटेल, यूपी की महिला बाल विकास मंत्री, और एक है वित्त मंत्री। तो ध्यान रखिए, यह भी जून के महीना का ही राष्ट्रीय प्रदेश है। मैंने अभी कहा कि राष्ट्रीय प्रदेश में राजनीति भी है। जैसे पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, प्रेम सिंह तवांग ये सिक्किम के नए मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व से ही है, इनको एक्सटेंशन मिल गया। तो ऐसे बिंदु को याद करके रखने की जरूरत है। तो लिख देंगे फटाफट। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में 2 महिला, और मंत्री परिषद में 5 महिला, और मंत्री परिषद में 5 महिला सदस्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और तो सब जानते ही हो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, नेहरू की बराबरी की है, ये सब तो पता है ही। सारी बात तो कई बार मैंने बोल ही दिया है। 7 चरणों में चुनाव हुए, सब बात की अब कोई चर्चा नहीं है। हाँ, इस कड़ी में लिख देंगे पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के, पेमा अरुणाचल के, प्रेम सिंह सिक्किम के, मोहन उड़ीसा के, मोहन माझी बने हैं, मोहन उड़ीसा के, चंद्रबाबू और चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। और याद रखिएगा, ये पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू, तीसरी बार बने हैं। कौन बताएगा कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956। वेरी गुड, बताए थे, हम पढ़ाए थे। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो इसलिए कि वो मुख्यमंत्री लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे, और वो मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति भी निर्विरोध चुने गए। वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है कि नहीं? हर बातें लिखाई नहीं जाती है, सुना दी जाती है। दिमाग में रखो कि आंध्र प्रदेश के न उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, लिख लो फटाक से, विविधा है ये। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। चलिए, तो आज हम लोग एक और लिख दो, एक ग्रीनफील्ड
बंदरगाह बना है। विश्व में 10 ही ग्रीनफील्ड बंदरगाह है, उसमें एक भारत का भी बना है, पूछेगा परीक्षा में। उसका नाम है बथावन, उसका नाम है बथावन। हालांकि परीक्षा में एक बार पूछा भी था बिथावन, तो बात एक ही है। था वन है ना, बिथावन है कि है, एक्चुअल नाम उसका बथावन। तो बथावन बंदरगाह ग्रीनफील्ड का दर्जा दिया गया है, वो महाराष्ट्र में है। इसको ध्यान रखना। तो लिखेंगे हाल ही में चर्चित ग्रीनफील्ड बंदरगाह, ग्रीनफील्ड बंदरगाह बथावन, ग्रीनफील्ड बंदरगाह बथावन है, ग्रीनफील्ड बंदरगाह बथावन है, जो महाराष्ट्र में है। जो कहां है? महाराष्ट्र में है। जो कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कहां है? महाराष्ट्र में है। इन्हीं बस बातों के साथ हमारी आज की राष्ट्रीय प्रदेश क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो 8 ही 10 ऐसे होते हैं जिस पर लंबे समय तक, 6 महीना तो कम से कम, साल भर, कम से कम साल भर तक काम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है कि नहीं? और इसे याद करके रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक है। इतिहास की ई बैच, एफ बैच का